सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे कालखंड के बारे में पढ़ रहे थे जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ, इसलिए इस कालखंड को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। मैं जिस कालखंड की बात कर रहा हूँ वो है गुप्त काल, अर्थात 300 एना डोमनी से लेकर 550 एना डोमनी के मध्य की घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने गुप्त काल के 3 वंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश और पांडु वंश। परिव्राजक वंश में जो राजा हुए थे वो प्रमुख थे हस्तिन और संक्षोभ। ठीक है, जिनका जो मूल स्थान था परिव्राजक वंश के राजाओं का वो कौन सा था? आपका बुंदेलखंड, पन्ना। ठीक है, और इनके अलावा इनकी जो राजधानी थी वो थी नागौद, सतना में। इसके अलावा जो उच्चकल्प था, उच्चकल्प के वंश के राजाओं का जो राजधानी क्षेत्र था वो उचेहरा था, या हम कहें उचेहरा का प्राचीन नाम ही उच्चकल्प था। और इसमें जो प्रमुख राजा हुए वो हुए जयनाथ और सर्वनाथ। ठीक है, और इसके बाद आते हैं पांडुवंश। पांडुवंश की 2 शाखाएं देखी थी, जिसमें मैकल और कौशल के पांडु। मैकल के पांडु का जो राजधानी क्षेत्र था या शासन का क्षेत्र था वो था अमरकंटक वाला क्षेत्र। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख राजा हुए वो हुए जयबल, भरतबल और नागबल। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। कुछ लोगों के सुझाव आए हैं कि सर आप 2-3 मिनट तो पुरानी क्लासेस का रिव्यू करने में ही लगा देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी किसान पृष्ठभूमि से हैं। यदि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपने एक व्यवहारिक उदाहरण अपने जीवन में जरूर देखा होगा। ऑब्जर्व किया हो ना किया हो वो अलग बात है, कि जो मोटर पंप होता है यदि उसको चलाया ना जाए तो उसके सेक्शन से पानी नीचे उतर जाता है, तो उस पानी को ऊपर लाने के लिए डिलीवरी में ऊपर से पानी डालना पड़ता है ताकि जो पानी की कनेक्टिविटी है वो बन जाए और फिर कुएं से पानी वाटर पंप के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, ये तो आपने सबने देखा हो। तो इसी तरह ज्ञान का है, यदि आपको ज्ञान रूप कुएं से ज्ञान को अर्जित करना है, निकालना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको ऊपर से थोड़ा सा ज्ञान डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी उस ज्ञान को ऊपर की ओर लाया जा सकता है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं क्लासेस का रिव्यू करता हूँ, उनके बारे में 2 मिनट बताता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो उससे बन जाए पिछले क्लासेस से। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं गुप्त काल के अन्य वंशों के बारे में, जिसमें 3 और थे, गुप्त वंश, औलिकर वंश और वाकाटक वंश। वाकाटक राजाओं के बारे में हमने पहले बताया था कि आविर वंश के राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वाकाटक वंश के राजाओं के बारे में। वाकाटक वंश जो था उनका जो मूल स्थान था वो था बुंदेलखंड। ठीक है, वाकाटक वंश के राजाओं का मूल स्थान था बुंदेलखंड। इसके अलावा परिव्राजक वंश के राजाओं का भी मूल स्थान बुंदेलखंड ही था, पन्ना था। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो संस्थापक था या प्रथम शासक हुआ वो हुआ विंध्य शक्ति, और इनका जो शासन क्षेत्र है वो विदिशा में माना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र अर्थात विदिशा वाला क्षेत्र भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनके जो पुत्र हुए वो कहलाए प्रवर्षण प्रथम। इन्होंने एक यज्ञ कराया जिसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। मैंने जब यजुर्वेद के बारे में पढ़ाया था तो उसमें यज्ञ करवाने से संबंधित विधियों का उल्लेख है, जिसमें एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, अनेक यज्ञ होते हैं जिनमें अश्वमेध यज्ञ करवाया था प्रवर्षण प्रथम ने। अश्वमेध यज्ञ उन राजाओं द्वारा करवाया जाता है जिन्हें अपनी सीमा का विस्तार करना होता है। जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं उन राजाओं द्वारा प्राचीन काल में, वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। महाभारत काल में भी अश्वमेध यज्ञ हुए थे। उसके अलावा राजा दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बलि देना, आहुति देना। तो इसमें ये होता था अश्वमेध यज्ञ में कि जो राजा होता था वो एक जयपत्र बांधकर, किस पर? अश्व की मतलब घोड़े के मस्तक पर एक जयपत्र बांध देता था, एक झंडी बांध देता था। उसके पीछे उस राज्य की सेना जाती थी। जिस जिस भूमंडल पर वो घोड़ा जाएगा, वो अश्व जाएगा, तो वो क्षेत्र उस राजा के अधीन कहलाएगा। ठीक है, और यदि किसी ने इसका विरोध किया, अन्य राजाओं द्वारा यदि विरोध किया गया या इस अश्व को बंदी बना लिया जाता था, जो अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, तो जो इसके साथ
सेना रहती थी वो उस राजा के साथ युद्ध करती थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऐसा यज्ञ था जो विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजाओं द्वारा कराया जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में। और इसी के बाद इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक विस्तृत किया। ठीक है, प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ कराकर अपने साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर साउथ में हैदराबाद तक विस्तृत किया। ठीक है, इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो हुए रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम ने अपनी राजधानी नागपुर में स्थापित की और अगले जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए रुद्रसेन द्वितीय। अब इस बात को समझिए कि रुद्रसेन द्वितीय या अन्य वाकाटक राजाओं के समय ही अन्य क्षेत्रों में गुप्त वंश के राजा भी थे। तो गुप्त वंश के राजाओं और वाकाटक वंश के राजाओं के बीच राजनीतिक मतभेद हो गए, जिसके कारण इनके बीच अक्सर संघर्ष को देखा गया है। उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंधों को अपनाना प्रारंभ किया। अर्थात वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, इन्होंने गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री प्रभावती से विवाह किया। अर्थात अब वो लोग समधी हो गए, और समधी थोड़ी ना लड़ेंगे आपस में, समझ रहे मेरी बात को। तो इन्होंने संघर्षों को खत्म करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक संबंधों वाली नीति। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री हुई प्रभावती, जो कुमारगुप्त प्रथम की बहन थी, उनसे विवाह हुआ रुद्रसेन द्वितीय का। ये जो बात चल रही है वो 365 से 395 एना डोमनी के मध्य की चल रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रभावती और गुप्त राजाओं के बारे में, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी केवल इतना याद रखिए कि वाकाटक वंश के राजाओं ने गुप्त वंश के राजाओं के साथ वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेदों को दूर करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, और इसी के परिणाम स्वरूप रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ प्रभावती से, जो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर रुद्रसेन द्वितीय के बाद जो अगला उत्तराधिकार हुआ वाकाटक वंश में वो हुआ प्रवरसेन द्वितीय, जिन्होंने सबसे पहले नागपुर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। कहां पर? प्रवरपुर पर। प्रवरसेन के नाम पे ही उन्होंने एक क्षेत्र को प्रवरपुर कहा, जिसे वर्तमान में पोनार महाराष्ट्र में स्थित है, पोनार कहा जाता है। अर्थात पोनार का प्राचीन नाम था प्रवरपुर। तो प्रवरसेन द्वितीय ने नागपुर से अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया? प्रवरपुर में, पोनार में। ठीक है, इन्हीं के जो पुत्र हुए वो हुए नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो पुरुगुप्त, अभी हम जब गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो पुरुगुप्त राजा के समकालीन थे। दूसरी बात, इन्होंने भवदत्त बर्मन, जो कि बस्तर के नल राजा थे, उनसे युद्ध किया था। कब? 493 एना डोमनी में। और इसी समय भवदत्त बर्मन का जो साला था वो था माधव बर्मन, उसने सहयोग किया था नरेंद्र सेन का। वाकाटक वंश के जो राजा थे नरेंद्र सेन, उनका सहयोग किया था माधव बर्मन ने, जो किसका साला था? भवदत्त बर्मन का। ठीक है, देखिएगा, समय समय की बात है ना। जीजा जी को भी धोखा दे दिया साले ने। ठीक है, चलिए देखते हैं। माधव बर्मन जो कि साला था भवदत्त बर्मन का। ठीक है, तो भवदत्त बर्मन जो कि बस्तर के नल राजा थे, उनको हराया था किसने? नरेंद्र सेन ने। और किसके मिलकर? माधव बर्मन ने। लेकिन माधव बर्मन अति चालाक निकला। उसने जैसे ही नरेंद्र सेन कमजोर हुए, इस साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। किसको? वाकाटक वंश के साम्राज्य को। और इस तरह से यह साम्राज्य अंत हो गया, माधव बर्मन का वहां पर शासन हो गया। ठीक है, ये जो घटना है वो 493 एना डोमनी। ठीक है, और जो बस्तर अर्थात छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, अब जो अगला वंश आता है वो आता है औलिकर वंश। ठीक है, औलिकर वंश के बारे में पढ़ते हैं। औलिकर जो राजा हुए, इनमें जो प्रथम राजा हुए वो हुए आदित्य बर्मन, और उन्हीं के नाम पर इसको औलिकर कहा गया। और ऐसा माना जाता है कि जो मालवा को मालवा कहा गया या मालवा को मालवा नाम दिया गया वो औलिकर वंश के राजाओं ने ही दिया। ठीक है, इसमें जो प्रथम राजा हुए वो आदित्य बर्मन हुए, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे। जो हम कहेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे नरवर्मन। जो मालवा के औलिकर थे उनकी एक शाखा थी जिनकी राजधानी थी दसपुर। दसपुर वर्तमान में मंदसौर को कहा जाता है। दसपुर, मंदसौर मंदोदरी के नाम पर, और दसपुर अर्थात दसानन
अर्थात रावण के नाम पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ससुराल थी रावण की वो थी मंदसौर, या मंदोदरी कहाँ की थी, मंदसौर की। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि रावण की पूजा केवल एक स्थान पर की जाती है, वो है मंदसौर। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था दसपुर। तो ये किसकी राजधानी थी, ओलिकर वंश के राजाओं की। ठीक है, इसमें जो वास्तविक संस्थापक हुआ वो है नरवर्मन। पहला राजा हुआ आदित्य वर्मा, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक या स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाला था वो था नरवर्मन। ठीक है, जो किनके समकालीन था, विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। ठीक है, दूसरी बात, इनके जो पुत्र हुए विश्ववर्मन, इनका जो उल्लेख मिलता है गंगाधारा शिलालेख है, उसमें ऐसा उल्लेख है कि इनका एक मंत्री था मयूर रक्षक। मयूर रक्षक ने मातृका मंदिर जो कि विष्णु जी को समर्पित है उसका निर्माण करवाया था। ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है, गंगाधारा शिलालेख में, उसी क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र हुए बंधुवर्मन। इसमें जो प्रमुख राजाओं का उल्लेख आता है बंधुवर्मन और यशोधर्मन का आएगा। ठीक है, तो बंधुवर्मन थे वो कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, जैसे आप देखें कि नरवर्मन थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समकालीन हुए। इनके जो पुत्र हुए वो हुए कुमारगुप्त प्रथम, और नरवर्मन के पुत्र हुए विश्ववर्मन, और विश्ववर्मन के पुत्र हुए बंधुवर्मन, जो किसके समकालीन थे, कुमारगुप्त प्रथम के। और कुमारगुप्त प्रथम ने इन पर आक्रमण किया, बंधुवर्मन को हराया, लेकिन जिस वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था, पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अर्थात दसपुर वाले क्षेत्र पर, मंदसौर वाले क्षेत्र पर, उसको जीता तो, लेकिन इसका विलय नहीं किया गुप्त साम्राज्य में, और इन्हीं को सामंत के रूप में नियुक्त कर दिया। हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश के राजा थे उन्होंने सामान्य तौर पर जो साम्राज्य पर प्रशासन किया वो अपने सामंतों के द्वारा ही किया, चाहे परिव्राजक हो, चाहे उच्चकल्प हो, चाहे पांडु वंश के राजा हो। ठीक है, तो इन्होंने कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा पर आक्रमण किया, उसको जीता, किससे, बंधुवर्मन से, लेकिन गुप्त साम्राज्य में विलय करने की बजाय उस क्षेत्र पर सामंत के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी, किनकी, बंधुवर्मन की। इसके अलावा एक साहित्यकार हुए वत्स भट्टी साहित्यकार हुए, जिन्होंने एक ऐसा लेख लिखा है और उसमें इस बात का उल्लेख है कि दसपुर में शिवना नदी के तट पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था वहां के तंतुआओं ने। तंतुआएं अर्थात एक कास्ट होती है, जुलाहे कास्ट को बोलते हैं तंतुआएं। तो उन्होंने धन का संग्रह किया, जो धन का खर्च है वो किन्होंने उठाया, तंतुआय समुदायों ने। बंधुवर्मन के समय ही वहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सूर्य मंदिर किस नदी तट पर स्थित है। दूसरी, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, दसपुर मंदसौर में, शिवना नदी के तट पर। किसके समय बनाया, बंधुवर्मन, और किसने बनवाया है, वहां के तंतुआय समुदाय ने धन का जो व्यय हुआ उसको एकत्रित किया और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद जो अगले हुए इसी में राजा प्रकाश धर्मन। याद रखना, बर्मन और धर्मन, कहीं कहीं पुस्तकों में इसे बर्मा भी कहा गया है। ठीक है, मतलब नरवर्मन की जगह नरवर्मा भी कहा गया है। ठीक है, और प्रकाश धर्मन, इसके बाद जो उनके पुत्र हुए वो हुए यशोधर्मन। इनका उल्लेख काफी है और सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं वो है यशोधर्मन, जिनका जो शासनकाल माना जाता है 515 एना डोमिनी से 543 एना डोमिनी। 543 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इनको क्यों महत्वपूर्ण कहा जाता है। 523 एना डोमिनी में इन्होंने मालवा पर स्वतंत्र ओलिकर साम्राज्य की पुनः स्थापना की, अर्थात जो बंधुवर्मन के समय कुमारगुप्त प्रथम ने इस क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था, पश्चिमी मालवा को, उसको पुनः प्राप्त किया किन्होंने, यशोधर्मन ने। क्योंकि इस समय तक गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। उसका प्रमुख कारण था विदेशी हूण शासकों का आक्रमण हो गया था। हूण शासक वो शासक थे जो मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति या हम कहें बंजारा जनजाति थी, वो आए और उन्होंने यहाँ पर लूटपाट की, मंदिरों को लूटा। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो केवल खजाना लूटना ही था। भारत जो कि सोने की चिड़िया थी, सबकी आंखों में अटकती थी। इसी कारण से लोग जो भी आए भारत के खजानों को ही लूटा, मंदिरों को लूटा। ठीक है,
चलिए इतिहास का वो तो अलग पहलू है, उसके बारे में कभी फिर देखेंगे। अभी आते हैं हूण शासक। हूण उन्हें कहा गया जो मध्य एशिया अर्थात मैंने बताया था तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान वाला क्षेत्र के जो भी थे, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र के जो बंजारा या खाना बदोश जनजाति थी वो आए, और उसमें जो प्रमुख शासक हुए वो हुए तोरमाल, और उसका पुत्र था मेहरकुल। उन्होंने आक्रमण किया था। इसका उल्लेख भी है एरण के, जब हम शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे जो बीना नदी के तट पर सागर में स्थित है, तो एरण के बारे में उसमें इनका उल्लेख है। किसका? तो हूण शासकों का, तोरमाल और मेहरकुल। तो यशोधर्मन ने नरसिंह गुप्त, जिन्हें बलादित्य भी कहा जाता है, जो गुप्त वंश के राजा हैं, उन्होंने मिलकर मेहरकुल को हराया था 528 सेना डोमनी में, और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी यशोधर्मन, ठीक है, मालवा में। और इसके अलावा इनका जो साक्ष्य मिलता है वो मंदसौर शिलालेख में मिलता है। इससे संबंधित प्रश्न आया है कि मंदसौर शिलालेख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यशोधर्मन से। और मंदसौर शिलालेख में इन्हें अनेक उपाधि दी गई हैं, जिसमें जनेन्द्र, ठीक है, नरोधिपति और राजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट, इन सब की उपाधि दी गई है यशोधर्मन को। तो यशोधर्मन ने 528 एना डोमनी में बलादित्य अर्थात नरसिंह गुप्त के साथ मिलकर मेहरकुल को हराया। हूण शासक मेहरकुल को हराया किसमें? सोंदनी का युद्ध में। अभी हम पढ़ेंगे आगे जब गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।